नमस्कार, एनएमएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं ईशा राजे तिवारी। नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। इस उपलक्ष्य पर विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तित्वों को 2022 के अवार्डों से सम्मानित किया गया। नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली राज्य समिति द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2022 होटल प्रकाश एंड सन्स मंडीदीप भोपाल में मनाया गया। सेमिनार का विषय इकलौती पृथ्वी का भविष्य और मीडिया की भूमिका रखा गया। कार्यक्रम का शुभारंभ 5 बजे किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे श्री बाल योगी उमेशनाथ जी महाराज उज्जैन से। कार्यक्रम की अध्यक्षता की श्री राजेंद्र जैन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने। विशेष अतिथि के रूप में श्री पीसी शर्मा पूर्व मंत्री एवं विधायक भोपाल उपस्थित रहे। साथ ही राजीव अग्रवाल अध्यक्ष ऑल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन मंडीदीप भी उपस्थित रहे। सेमिनार के मुख्य वक्ता डॉक्टर खुशाल पुरोहित रतलाम प्रदेश सलाहकार मौजूद रहे। इसके साथ ही नरेंद्र अग्रवाल प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय सचिव विनोद भारत, स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर आर.बी. सिंह, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया वाकुलकर जबलपुर से उपस्थित रही। इनके अलावा कालका प्रसाद शिवहरे प्रदेश उपाध्यक्ष, कमल कौक ग्वालियर संभाग अध्यक्ष, अमृतलाल पटेल रीवा संभाग अध्यक्ष, प्रदेश सचिव राजेश वर्मा सोनी, अशोक वर्मा जिलाध्यक्ष, अनिल भंवरे उपाध्यक्ष, सुरेश मालवीय, सिमरन उपाध्याय, मीनू गुप्ता, मनोरमा सिंह उपस्थित रही। कार्यक्रम संचालन प्रिया आर्या ने किया एवं आभार आर.पी. त्रिपाठी प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ने दिया। विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया, जो कि इस प्रकार है। किशोर सिमरते पूर्व विधायक लांची जिला बालाघाट को पृथ्वी मित्र समाज सेवा सम्मान 2022 से नवाजा गया। संदीप गुप्ता जिला अध्यक्ष जिला छतरपुर को पृथ्वी मित्र पर्यावरण सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। अखिलेश दुबे को दिया गया पृथ्वी मित्र पत्रकारिता सम्मान 2022। इसी के साथ डॉक्टर ईशा राजे तिवारी न्यूज एंकर एनएमएफ न्यूज चैनल को पृथ्वी मित्र पत्रकारिता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। रघुवीर शर्मा कर्मचारी नेता को पृथ्वी मित्र समाज सेवा 2022 से नवाजा गया। साथ ही मैडम अनीता आर्य अध्यक्ष दामिनी की आवास को पृथ्वी मित्र समाज सेवा 2022 से सम्मानित किया गया। आयुषी सोनवानी न्यूज एंकर एनएमएफ न्यूज को पृथ्वी मित्र पत्रकारिता सम्मान 2022 से नवाजा गया। साथ ही राजू प्रजापति वीआईपी चैनल को पृथ्वी मित्र पत्रकारिता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। इसी के साथ सुनील यादव पत्रकार पृथ्वी मित्र पत्रकारिता सम्मान 2022 इनको दिया गया। बीएस खान को पृथ्वी मित्र पत्रकारिता सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। श्री प्रहलाद दास अग्रवाल अध्यक्ष अग्रवाल समाज को पृथ्वी मित्र समाज सेवा 2022 से नवाजा गया। इसी के साथ विशेष सम्मान 2022 दिया गया जितेंद्र सिंह राठौर को पृथ्वी मित्र समाज सेवा 2022 के रूप में। इसके अलावा प्रवीण तिवारी को तकनीकी सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया। रजनी राजपूत को एनएमएफ न्यूज सम्मान 2022 से नवाजा गया। जगदीश प्रसाद सिसोदिया को एनएमएफ सम्मान 2022 दिया गया। माँ सरस्वती के चरणों में मैं नमन करता हूँ। मंच पर विराजित हम सबके परम सम्मानी राष्ट्र संत बाल योगी श्री उमेशनाथ जी महाराज का आशीर्वाद नेशनल मीडिया फाउंडेशन को हमेशा से मिलता रहता है और आज भी यह पुनीत अवसर हमें प्राप्त हो रहा है। मैं सदन में उपस्थित सभी से अनुरोध करूंगा एक बार करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें। मंच पर उपस्थित नेशनल मीडिया फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजेंद्र जैन साहब, सम्मानित मंच एवं उपस्थित प्रदेश भर से समारोह में सम्मिलित होने आए मीडिया के हमारे साथीगण, पर्यावरणविद, साहित्यकार, सभी का मैं नेशनल मीडिया फाउंडेशन की ओर से बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। विश्व पर्यावरण दिवस
5 जून को संपूर्ण राष्ट्र में मनाया जाता है। नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने भी अपनी परंपरा के तहत विश्व पर्यावरण दिवस पर एक सेमिनार का आयोजन किया है। सेमिनार के साथ साथ जो पर्यावरण के क्षेत्र में हमारे सक्रिय साथीगण, उनका भी यहाँ सम्मान किया जाएगा। आज के चूंकि 1 मई को भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मुझे इस संस्था का दायित्व राष्ट्र संत बाल योगी उमेश नाथ जी के सानिध्य और आशीर्वाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र जी जैन ने सौंपा है। मेरा प्रयास रहेगा कि संपूर्ण मध्य प्रदेश में पत्रकारों की जो भी मांग और समस्या होगी उनके निदान के लिए हम कंधा से कंधा मिलाकर सब एकजुटता के साथ कार्य करेंगे। जहां भी जब भी मध्य प्रदेश में कोई भी आयोजन होगा नेशनल मीडिया फाउंडेशन का किसी भी जिले में, वहां हम पहुंचेंगे और उस आयोजन को सफल ही नहीं बनाएंगे बल्कि हमारे पत्रकार साथियों की यदि कोई कठिनाई है तो उस कठिनाई को हम दूर करेंगे। मैं यह वादा आज इस मंच से देता हूं। जब भी जो भी आवश्यकता होगी पत्रकार हित में निश्चित रूप से उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। आज के इस आयोजन के लिए मैं सभी को बधाई देता हूं। इस सुंदर आयोजन के लिए पुनः एक बार धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेशनल मीडिया फाउंडेशन विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आज के इस औद्योगिक क्षेत्र नगरी राजधानी से सटा हुआ मंडीदीप हमारे राष्ट्रीय संत बाल योगी उमेश नाथ जी महाराज जी के चरणों में मैं नमन करता हूं। हमारे कार्यक्रम के आज के विषय के जो प्रमुख वक्ता हैं डॉक्टर खुशहाल सिंह जी पुरोहित, जो देश के और प्रदेश के माने हुए पर्यावरणविद हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। हमारे राष्ट्रीय सचिव और गुजरात के प्रभारी विनोद भारिल जी, हमारे आज के कार्यक्रम के स्वागत अध्यक्ष डॉक्टर आरबी सिंह साहब, हमारे इस औद्योगिक क्षेत्र के मंडीदीप के औद्योगिक एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल जी, हमारे प्रदेश के नवनियुक्त नरेंद्र अग्रवाल जी, हमारे ग्वालियर से पधारे हुए कालका प्रसाद सेवरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, हमारे राजीव वर्मा जी प्रदेश सचिव, बीएस खान साहब, औद्योगिक नगरी के और राजधानी से लगे हुए तमाम हमारे पत्रकार साथियों, माताओं और बहनों, आज का दिन बहुत सौभाग्यशाली दिन है। हम सब लोग आज के दिन को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाने का काम करते हैं। नेशनल मीडिया फाउंडेशन ने लगातार 15 सालों से विश्व पर्यावरण दिवस सिर्फ मनाने का काम ही नहीं, हम लोगों ने इस प्रदेश के अंदर 15 सालों में लगभग 1 से 1.5 लाख पौधे लगाने का काम किया है दोस्तों। और सिर्फ पौधे लगाना, फोटो खिंचवाना और व्हाट्सएप पे डालना ही हमारा काम नहीं है। आज अगर कोई लोग देखना चाहते हो तो भोपाल में एक ऐसी संस्था है जो गरीबों के लिए, लावारिस लाशों के लिए, उनके जीवन के लिए
जन संवेदना एक ऐसी संस्था है, जो भी भोपाल में रहने वाले लोग हैं और जो भी मंडीदीप में रहने वाले लोग हैं, वो जन संवेदना संस्था में जरूर जाना। और वहां के अंदर जो हरियाली हरी भरी है, हमने जो आज के 4 साल पहले जो पौधे लगाए थे, आज वो 8 से 10 फीट के पेड़ बन चुके हैं। और वो संस्था, और मैं दोस्त को कहता हूं कि आज का दिन विश्व पर्यावरण दिवस को मनाने के लिए पूरे विश्व में 50 बरस हो गए हैं। 50 बरस पूरे होने के बाद आज का जो विषय है वो पृथ्वी विषय आया है। और उसी पृथ्वी विषय को ध्यान में रखते हुए हमारा जो आज का सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट ये है कि पृथ्वी, इकलौती पृथ्वी में मीडिया की भूमिका। हमारा विषय है कि ये जो धरती है, ये हमारी जो धरती माता है, इसको हरा भरा बनाएं। अगर इस धरती को हम सब लोग मिलके हरा भरा बनाएंगे तो दोस्तों हमारा जीवन भी हरा भरा हो जाएगा। और हमारा जीवन हरा भरा नहीं हो जाएगा, हम जहाँ रहने वाले लोग हैं वो भी हरे भरे हो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम कि आपको क्या मालूम है, लेकिन मैंने जो पढ़ा है, जो समझा है कि एक पेड़ लगाने से 1000 से 500 लोगों को एक पेड़ जीवन जीने का समृद्ध बनाता है। आज पूरे विश्व के अंदर जब कोरोना काल की पहली लहर और दूसरी लहर आई, उसमें हमने समझ लिया कि अगर हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो उस ऑक्सीजन की महत्ता क्या रही। अगर हम जिस तरीके से डेवलपमेंट और विकास की बात करते हैं, तो डेवलपमेंट विकास के हम विरोधी नहीं हैं। विकास डेवलपमेंट करें, भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का भी ये नियम है। अगर हम एक पेड़ को नष्ट करते हैं तो हमको हमारे जीवन जीने के लिए हमको 5 पेड़ लगाना चाहिए। और अगर हम 5 पेड़ लगाएंगे तो हम तो सुरक्षित रहेंगे ही रहेंगे। हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा शहर, सभी लोग सुरक्षित रहेंगे। मैं इतनी बात कहना चाहता हूं, नेशनल मीडिया फाउंडेशन पूरे भारत के अंदर 19 राज्यों में हमारी इकाई है। 17,000 हमारे मेंबर हैं। 48वां हमारा ये आयोजन है। और हमने अभी तक पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में हमने ऐसी खोज करते हैं, जिससे हमारा सर्वे करते हैं और हम कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों का सम्मान करते हैं जिनको न तो सरकार सम्मान करती है, ना ही कोई सरकारी एजेंसी सम्मान करती है। हम ऐसे चुनिंदा लोगों को खोज करके लाके हम हमारे मंच से उनका सम्मान करते हैं। आज हमारे सम्मान का जो हमने विषय रखा है वो पृथ्वी मित्र समाज सेवा सम्मान, पृथ्वी मित्र पत्रकारिता सम्मान, पृथ्वी मित्र पर्यावरण सम्मान, ये सब विषयों को आज हमने, और ये कुछ भी जो हमने आज जो फैसला किया है, इसके लिए जो हमारे ज्ञान के चक्षु जिन्होंने खोले हैं, वो हमारे बीच में आज डॉक्टर खुशहाल सिंह प्रोहित जी विराजमान हैं, जो नेशनल मीडिया फाउंडेशन को पर्यावरण और समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आपने हम लोगों को हमेशा सचेत करते हैं और आगे बढ़ाने का काम करते हैं। दोस्तों, जिन लोगों को आज सम्मान मिलेगा वो बधाई के पात्र हैं, और जो लोग सम्मान से आज जिन सम्मान में जो लोग शामिल होंगे वो लोग प्रयास करें भविष्य में हमको आगे भी इस सफलता मिले। जय हिंद, जय भारत। आज का विषय रखा है इकलौती पृथ्वी का भविष्य और मीडिया की भूमिका। मित्रों, ये जो पर्यावरण दिवस आज है 50वां साल, सन 1972 में पहली बार 5 जून से 16 जून तक स्वीडन के स्टॉकहोम में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी
पर्यावरण कॉन्फ्रेंस पहली बार उसकी स्मृति में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1972 जो हमारा देश की आज़ादी का रजत जयंती दिवस था, 72 इंदिरा जी हमारी प्रधानमंत्री थी और इस आयोजन का मुख्य भाषण श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था स्वीडन में। और उन्होंने कहा था 5 जून 1972 उन्होंने कहा था गरीबी सबसे बड़ा प्रदूषण है। मित्रों 50 साल हो गए, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, लेकिन आज गरीबी भी बढ़ी है, प्रदूषण भी बढ़ी है। तो इस 50वें साल में हमको चिंतन करने की जरूरत है। तो जिस वैश्विक विचार को लेकर सारी दुनिया में नई क्रांति की शुरुआत हुई, सारी दुनिया में पर्यावरण विभाग बने, पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाएं बनी, सैकड़ों NGO आए और आज तो बहुत अच्छा लगता है। हमको उस दौर में काम करने का अवसर मिला था जब पूरे मध्य प्रदेश में 5 लोग कार्य करते, लेकिन आज मैं कहीं जाता हूँ तो भरा पूरा पर्यावरण परिवार देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता का। और मैं आज आप सब के भीतर जो पर्यावरण प्रेम है उसको मैं नमन करता हूँ। आज बड़ी संख्या में लोग पर्यावरण के प्रति प्रेम करते हैं। लेकिन ये जो आज इकलौती पृथ्वी का भविष्य, इसकी बात करने की क्यों जरूरत है? इसलिए जरूरत पड़ी कि पृथ्वी इकलौती है, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि दूसरी पृथ्वी नहीं। पृथ्वी केवल एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन की संभावना है, जहाँ जीवन का विकास हुआ है, बाकी किसी ग्रह पर कोई जीवन नहीं है, इसलिए इसको इकलौती पृथ्वी कहते हैं। लेकिन जो भारत का संदर्भ यह है कि पर्यावरण को लेकर जो चिंताएं भारत में 1972 से उसका कोई ज्यादा संबंध नहीं है। हमारे हजारों साल से हमारी सांस्कृतिक जीवन मूल्यों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, हमारे नीति शर्तों में, हमारे दैनिक जीवन में पर्यावरण के प्रश्न जीवन के प्रश्न बने हैं। इसलिए हमारे बाप दादा, हमारे दादी नानी हमसे कहते थे कि सांझ के वक्त पेड़ को नहीं छूना चाहिए, पेड़ सो जाते। हमारे बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीशन बसु ने इस पर खोज की, तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी से मैंने सीखा था कि सांझ के वक्त पौधे को नहीं छूना चाहिए। सारे जीवन मूल्य हमारे। अभी चिपको की बात हो रही थी, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि सुंदर बहुगुणा जी, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था तब मुझे चिपको आंदोलन में जाने का अवसर मिला। अभी पिछले हफ्ते ही मैं 26 मई को खेजल में था। आपको मालूम होगा जोधपुर के पास एक गांव है खेजल, 25 किलोमीटर दूर। वहाँ खेजड़ी के एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपनी गर्दन कटा दी। पूरी मानव सभ्यता के 5000 वर्ष के इतिहास में ऐसी कोई दूसरी घटना नहीं है कि किसी एक पेड़ को बचाने के लिए 363 लोग अपनी गर्दन कटा दे। और उसका नेतृत्व एक महिला ने किया था, उसका नाम था अमृता देवी। अभी मैं वहाँ बहुत बड़ा शहीद स्मारक बना कि 26 तारीख को मैं था दोस्तों। तो ये क्यों हुआ? वो हमारी जाति चेतना का हिस्सा था। महाराज जी यहाँ बैठे हैं, 1455 में बहुत बड़े महाराज हुए। बीकानेर के पास में पिपासर एक गाँव है, उनका नाम था जम्बोजी महाराज। उन्होंने जीवन में सदाचार के 29 नियम बनाए थे, लेकिन तब गिनते का विकास उतना नहीं हुआ था, तो 29 को कैसे बोले? तो उन्होंने कहा 20 और 9, 20 प्लस 9, 20 और 9। मेरे पास सूची है, मैं आपको दे दूंगा 29। तो जिन लोगों ने उस 20 और 9 को अंगीकार किया, अपने आप को उसके लिए समर्पित किया, वो सारे के सारे 20 लोग हो गए, 20 और 9 को मानने वाले। एक जाति खड़ी हो गई नहीं। करीब 18 लाख विष्णु हैं पूरे देश में। अपने मध्य प्रदेश में भी हरदा और होशंगाबाद के पास में विष्णु लोग रहते हैं। तो महिला विष्णु ही महिला थी। उस जमाने में कोई कॉलेज यूनिवर्सिटीज नहीं थी। 1730 की बात मैं कह रहा हूँ। आज तो बहुत विश्वविद्यालय हैं, करीब 750 से ज़्यादा विश्वविद्यालय हमारे यहाँ हैं, और अभी करीब 750 और खुलने वाले। जब भारत में एक नॉलेज कमीशन बनाया गया था संघ की अध्यक्षता में, तो नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट है कि पूरे देश में 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए, तो ये 750 ही है, अभी और बढ़ा है। लेकिन उस जमाने में उन्होंने हमारे जो जीवन मूल्य थे उसमें यह था कि पेड़ को बचाना है, तो उन्होंने एक पेड़ को, खेजड़ी के एक पेड़ को, जो कि बबूल की जाति का होता है, उसका वानस्पतिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरिया, बबूल कांटेदार, उसको बचाने के लिए जीवन लगा दिया। और उसका नेतृत्व महिला ने किया था, अमृता देवी। उसके बाद में जो चिपको आंदोलन हुआ, जिसकी बड़ी चर्चा दुनिया भर में, उनमें सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और वो लोग थे, लेकिन उसका नेतृत्व एक महिला ने किया था, गौरा देवी जी ने। अभी 6-7 साल हुए उनका देहांत हो गया, गौरा देवी। तो ये जो पर्यावरण के प्रश्न है वो हमारे जीवन के प्रश्न है, हमारी संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है। लेकिन जो एक पश्चिम की नई हवा आई, अगर वहां से भी शुरू करें 72 से, तो आज पृथ्वी के बारे में अगर थोड़ा सोचें, ज्यादा बोलने का वक्त नहीं है, तो पृथ्वी की उम्र क्या है? तो करीब 4.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का चल रहा है।
करीब 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन का विकास हुआ। पहली बार एक कोशीय जीव बना, फिर बहुकोशीय बहुउंगीय विकास चलता रहा। और आज जो हम मनुष्य हैं, जिनको प्राणी शास्त्री लोग होम्यो सेपियंस कहते हैं, हमारे बाप दादा के बाप दादा और उनके बाप दादा, हमारे पुरखों के पुरखे, उनका इतिहास 12,000 वर्ष पुराना। हम 12,000 वर्ष पुरानी उस परंपरा के डीएनए का प्रतिनिधित्व करते हैं आज। और 12,000 वर्ष के बाद हमारी सारी सभ्यता का विकास हुआ। कृषि सभ्यता का विकास हुआ 10,000 वर्ष हो गए, फिर और नई सभ्यता का विकास हुआ और हमारे औद्योगिक संगठन के अध्यक्ष हुए। सबसे जो कम उम्र का विकास है उसको औद्योगिक सभ्यता कहते हैं। तो करीब 450 साल पहले जब पहिए का विकास हुआ और नई क्रांति आई, औद्योगिक क्रांति। लेकिन मित्रों, जो धरती का स्वास्थ्य है, जो 40 लाख साल पहले था ठीक ठाक, उससे जो संकट पैदा हुआ, उस संकट के 400 सालों में, क्योंकि हमने एक नई जीवन शैली का विकास किया। और जीवन शैली क्या थी? हम प्रकृति से दूर होते चले गए। विकसित आदमी कौन है? जो ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का उपयोग करता है। और समृद्ध राष्ट्र कौन है? जो ज्यादा प्राकृतिक चीजों का उपयोग करते हैं। आज सारी दुनिया 2 भागों में बटी हुई है। एक 20% लोग हैं जो दुनिया के 80% संसाधनों का उपयोग करते हैं, और दूसरी तरफ 80% लोग हैं, उनके हिस्से में दुनिया के 20% संसाधन आते हैं। तो बहुत बड़ी आर्थिक असमानता है और एक प्रदूषण का और पर्यावरण विघटन का बहुत बड़ा कारण है, जिस पर चिंता करने की जरूरत है। पर्यावरण चेतना की बात करें, पर्यावरण चेतना की बात करें तो भारत के सामने भी बहुत प्रमुख चुनौतियां हैं। विस्तार में बोलने की जरूरत है, कुछ संकेत करना, समय नहीं विस्तार में बोलने का। लेकिन हमारे सामने वायु प्रदूषण है, हमारी राजधानी कई प्रदूषण ठीक नहीं है। दिल्ली जहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पर्यावरण मंत्री, सारे संसाधनों को चलाने वाले लोग हैं, देश के अनेक भागों में ये भी हमारी औद्योगिक सभ्यता का नमूना। गुरुजी कभी हमारे गुरुकुलों में माइक लगा, और गुरुकुल में क्या होता था? गुरु के व्यक्तित्व का संपूर्ण व्यक्तित्व शिष्य में संप्रेषित हो जाता है, और गुरु घराने से शिष्य का परिचय होता था कि ग्वालियर घराने का आदमी है, फलाने घराने का आदमी है, सांदीपनि आश्रम का आदमी है। किसी मशीन की आवश्यकता नहीं। तो हम जितने प्रकृति से दूर चले जाएंगे, उतना हमारे जीवन में संकट बढ़ता जाएगा। इसलिए मैं तो हमेशा मानता हूँ कि हम सुबह उठते 5 बजे जब से उठे, हमारे यहाँ तो बेड टी की परंपरा है, उसका नाम ही बेड से शुरू होता है, धूप टी होनी चाहिए। तो जलपान के पहले उषा पान का मतलब ये सूर्य से पहले उठे और सूर्य की लालिमा का दर्शन करें, प्रकृति का दर्शन करें, शुद्ध हवा का पान करें, और उसके बाद जलपान और सारी चीजें। तो मैं कह रहा था कि जो देश के सामने चुनौतियां भी हैं, बहुत बड़ी चुनौती तो पानी की कमी है। करोड़ों लोगों के पास पेयजल का संकट है, और हमारी सरकार बहुत कोशिश कर रही है कि हर घर तक नल पहुँचाया जाए, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर। दूसरा, भूजल स्तर बहुत नीचे जा रहा है, क्योंकि हमने सीमेंट कंक्रीट बहुत कर दिया है। हमारे वो शहर की सारी गलियां, सारी सड़कें सीमेंटेड कर दी, तो पानी नीचे जा नहीं रहा है। और जितना पानी है नीचे का, लाखों हजारों साल का, तो हम उसको निकालते चल रहे हैं। हमारे रतलाम के पास में एक ब्लॉक है, वहाँ 174% एक्सप्लॉयटेशन, मतलब यदि 100 लीटर पानी अंदर जा रहा है तो 174 निकाले। दूसरे ब्लॉकों की हालत अभी मैं पूरी बात को ज़्यादा लंबा हो जाएगा, एक ब्लॉक का हम हिसाब बता दें। तो क्या स्थिति आज क्या हो गया कि जो हमारा वैज्ञानिक विकास है, उससे बहुत बड़ी नई भावना पैदा हुई, और भावनाएं पैदा हुई कि हमने धरती की उम्र को अपनी उम्र से जोड़ दिया। तो हम क्या कर रहे हैं कि जो कुछ धरती में उपलब्ध है तुरंत निकाल लें। तो पानी निकाल लें, गैस निकाल लें, कोयला निकाल लें, जो कुछ है लाखों करोड़ों साल से उसमें रखा हुआ है, वो हमने सोचा कि हमारी पीढ़ी के लिए ही है। और कई बार हम सोचते हैं कि शायद अब हमारी पीढ़ी के बाद क्या नई पीढ़ी आएगी, तो जो कुछ हम वापस लेंगे तो बेकार चला जाएगा। तो हमने अपनी उम्र से धरती की उम्र को जोड़ दिया। ये बहुत बड़ी घटना है, इससे हमको मुक्त होने की जरूरत है। तो कई बार लोग कहते हैं कि साहब धरती विरासत है, मैं उसके भी असहमत हूँ।
धरती विरासत नहीं है, धरती अमानत है नई पीढ़ी की, जो हमको उसको सौंपना है। तो उस अमानत में अगर खयानत करते हैं तो हम सज्जन आदमी माने जाएंगे। यदि मेरे पिताजी ने जमाने में 100 बीघा जमीन मुझे दी, तो मैं मेरे बेटे को कितनी बीघा दे रहा हूँ, उसको समीक्षा करने की जरूरत है कि क्या वो 100 बीघा हम बचा पाए, तो सुरक्षित रख पाए कि वो 80, 90, 60 तक चली गई। तो ये धरती है पूरी, ये नई पीढ़ी को अमानत है जो उसको लौटानी है। और हम इस भाव से जब देखेंगे तब हमको मालूम पड़ेगा कि जो धरती माता है हमारी। अच्छा, हमने धरती को माँ क्यों कहा? इसलिए कहा कि हमारी संस्कृति में, हमारी परंपरा में जो देता है वो देवता है। इसलिए जहाँ जहाँ से मिलता है, सूर्य देवता, जल देवता, वृक्ष देवता, धरती माता, सारे देने वाले लोग हैं। तो हम उस संस्कृति के पोषक हैं। लेकिन जो देता ही नहीं, लेता ही लेता है, तो फिर वो राक्षसी संस्कृति होगी भाई। तो हम देवता संस्कृति के संपोषक हैं, उसके संवाहक हैं। तो जो देता है उसका हम सम्मान करते हैं। और हमारे देश की परंपरा रही है। हमारे देश में विवेकानंद का नाम जाना जाता है, दयानंद का नाम जाना जाता है। हमारे कितने करोड़पति अरबपति उनको कब पहचानते हैं? तो हमारे यहाँ त्याग की संस्कृति, जो त्यागता है उसकी इज्जत होगी। इसलिए जैन धर्म के 24 तीर्थंकर राजा जैन यहाँ बैठे बड़े घर से आए थे, राजा थे सब, उनके पास कुछ त्याग करने का था, उन्होंने त्यागा, तो समाज में उसका सम्मान किया। हमारे राष्ट्रपिता, उनके खुद बैरिस्टर, उनके पिताजी करमचंद बैरिस्टर, उनके दादाजी उत्तमचंद बैरिस्टर, महान बड़े परिवार से आए थे। लेकिन उन्होंने कोट पैंट टाइप सब हटा दिया, तो लोगों ने कहा ये मोहनदास नहीं महात्मा है। तो ये जो महानता की यात्रा है, ये त्याग से शुरू होती है। इसलिए हमारे शास्त्रों में क्या कहा गया, टेन तक टेन होती था जी, है ना? अब पूरा बोलेंगे लगेगा। टेन तक टेन होती था का मतलब ये है कि त्याग करते हुए आप उपयोग तो करें। हमारे राष्ट्रपिता ने बहुत सुंदर संस्कृत लोक लिखा है। एक बार इलाहाबाद में कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, उसमें गांधी जी भी थे। तो दोपहर में ऐसा भोजन का वक्त हुआ, छुट्टी हुई, जैसे आज शाम को होने वाली बात। तो एक कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी गई गांधी का हाथ धोना। एक सामान्य कार्यकर्ता को जीवन में इतना बड़ा अवसर मिला कि राष्ट्रपिता के निकट खड़ा, तो भूल गया। तो गांधी इधर हाथ धो रहे, पानी उधर डाला, पूरा लोटा पानी उधर दिया, तो गांधी हाथ में उठाया। गांधी ने बहुत नाराजगी जाहिर की और कहा कि कैसे पानी डाल रहे, बेकार चला गया। तो पड़ोस में सरदार पटेल और जवाहरलाल पड़े थे, बहुत चीज पिला कैसे। तो कहा बापू, आनंद भवन में पानी की क्या कमी, और इलाहाबाद में तो त्रिवेणी संगम, क्या क्या कमी। लेकिन अब जो राष्ट्रपिता ने कहा बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। गांधी ने कहा वाह, ये बात तुम कहते हो और ज्यादा जरूरी है, लेकिन मैं मानता हूँ कि अपनी आवश्यकता से अधिक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कानूनन अपराध हो या न हो, ये नैतिक और सामाजिक अपराध है। अपनी आवश्यकता से आज मित्रों में आपसे कहना चाहता हूँ कि आवश्यकता और लालच के बीच अंतर करने का समय आ गया। ये निर्णायक घड़ी आ गई है सारी दुनिया के सामने कि हमारी जीवन की आवश्यकता क्या है और हमारा लालच क्या है। वो जो आगे एक पंक्ति कही हमारे राष्ट्रपिता ने, आने वाले अनेक शताब्दियों तक पर्यावरण का सबसे सुंदर संदेश है। गांधी ने कहा कि धरती हर एक की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक का लालच नहीं। ये धरती हर एक की आवश्यकता पूरी कर सकती है, लेकिन किसी एक का लालच नहीं। अब तो सभी लोग लालच करने लग जाए तो धरती की क्या हालत होगी। इसलिए इस इकलौती धरती के भविष्य की चिंता करने की जरूरत है। और इसलिए भी जरूरत है, दूसरा विकल्प नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं कि बिगड़ गई तो दूसरे से काम चला लेगा। लोग आजकल 4-4 मोबाइल रखते हैं, तो अगर एक नहीं आ रहा नेटवर्क तो दूसरे से काम नहीं है। लेकिन हमारे पास दूसरी धरती का विकल्प नहीं है। और धरती जीवन का पर्याय है। यदि धरती का जीवन गड़बड़ाया तो फिर मनुष्य क्या पूरी मानवता समाप्त हो जाएगी। इसलिए आज मानवता के भविष्य की चिंता करने का बहुत सारे सवाल हैं जो आज जुड़े हुए हैं, जिन पर बात करनी चाहिए, लेकिन समय कम है, बातें बहुत। थोड़ा सा मैं मीडिया के बारे में कुछ संकेत करूँ, बाकी बहुत मीडिया की भूमिका क्या हो, इस पर विषय इस प्रकार मीडिया की। अब मीडिया बहुत विराट और व्यापक शब्द है। जब हम मीडिया बोलते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया और प्रिंट मीडिया और सारे साहित्य, कविता, कहानी, नुक्कड़ नाटक, सारे के सारे जितने संचार माध्यम हैं, वो जितने संचार माध्यम हो सकते हैं, सारे मीडिया का हिस्सा है। और संचार माध्यमों का बहुत विराट जो लक्ष्य है वो ये है कि संदेश साथ देना और ले लेना। ये मनुष्य का, परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा उपहार। अभी 18 लाख प्राणियों के बारे में वैज्ञानिकों ने कहा। महाराज जी से पूछेंगे तो 84 लाख की बात है। 18 लाख तक तो विज्ञान पहुंच गए, किसी दिन 84 तक पहुंच जाएगा।
लाखों में जो भी संख्या आप सही मान लें, मनुष्य को भी परमात्मा ने यह अवसर दिया है कि वो अपना संदेशा ले सकता है और दे सकता है, और वो जरिया है मीडिया। बाकी अगर दो सगे बेल पास में खड़े हों और एक बेल को आपने बहुत हरा ताजा घास डाल दिया, पड़ोसी उसका सगा भाई सुबह से भूखा हो, तो मालिक को ये नहीं कह सकता कि मेरे भाई का भी थोड़ा ध्यान रखो, और न खुद जाके उसको घाटा हो। लेकिन मनुष्य को परमात्मा ने अवसर दिया है कि लाखों करोड़ों लोगों के भविष्य के लिए सोच सकता है, उसके लिए काम कर सकता है। मित्रों, इस देश में प्रधानमंत्री थे, उन्होंने लाल किले की प्राचीर से एक दिन कहा, मैं जानता हूँ कि देश के करोड़ों गरीब बच्चे जब स्कूल में जाते हैं तो इसलिए नहीं जा पाते हैं कि गरीबी के कारण उनके पास खाने का नहीं होता, खाने की तलाश में तो दूसरे काम में जाना पड़ता है, तो क्यों नहीं स्कूल में खाना उपलब्ध कराना। और एक योजना मिड डे मील, और आज आपको जानकर अच्छा लगेगा कि देश में 13 करोड़ से ज़्यादा छोटे बच्चों को स्कूल में भोजन दिया जाता है। एक आदमी करोड़ों लोगों के बारे में सोच सकता है, समूची मानवता के बारे में सोच सकता है, तो परमात्मा ने उपहार दिया और वो सोचने का जो माध्यम है वो मीडिया है, जिससे मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है। और मीडिया का काम है लोगों को शिक्षित करना, सूचित करना, जानकारी देना। तो मीडिया की जो सबसे बड़ी भूमिका है, तो उससे आजकल वो धीरे धीरे बहुत दूर होता चला जा रहा है। मीडिया की भूमिका, एक बार एक विदेशी पत्रकार गांधी जी कम्युनिस्ट चिट्ठी पुस्तक लिखी, तो जब आखिरी में एक महीना उनसे मिलने के बाद जब जाने लगा, तो उन्होंने कहा कि बापू मुझे कुछ आशीर्वाद दे दीजिए, काम पूरा हो गया, मैं जा रहा हूँ। गांधी ने एक पंक्ति में कहा, पत्रकार की भूमिका क्या हो, मीडिया की क्या भूमिका हो मानवता के भविष्य को लेकर। तो गांधी ने कहा, जनता से मिलिए और सत्य कहिए। आज मीडिया जनता से तो मिल रहा है, लेकिन सत्य का जरा दूरी होती चली जाए। बस मीडिया को सत्य लाना होगा, और ये नेशनल मीडिया फाउंडेशन के हमारे राजनीति की जिम्मेदारी है। बड़ी संख्या में पत्रकारों ने जोड़ रखा है, तो उन पत्रकारों के जीवन में सत्याचरण बढ़े, तो सत्य के आचरण के प्रति भी जागृत हो, ये भी इस संगठन का काम है। पत्रकारिता को ताकत देने का काम पत्रकारिता संगठन करता है, पत्रकारों की समस्याओं के बारे में बात करता है। तो इस तरह के कुछ वर्कशॉप होने चाहिए कि पत्रकारिता की भूमिका क्या है, पत्रकारिता किस मजबूत हो सकती है। क्योंकि आजकल पर्यावरण और पत्रकारिता को लेकर तो एक शेयर बहुत अच्छा है, कहा था, दो पंक्ति का है कि बस एक भूल जिंदगी भर करता रहा, बस एक भूल जिंदगी भर करता रहा, धूल थी चेहरे पर आईना साफ करता रहा। बस एक भूल जिंदगी भर करता रहा, धूल थी चेहरे पर आईना साफ करता रहा। तो समस्या कहीं है, समाधान बहुत कहीं है। तो मीडिया की भूमिका है कि जहाँ समस्या है और समाधान कहाँ है, उसको खोज कर रहा है, समाज के सामने, सरकार के सामने रखे, तब ये मीडिया सही मायने में अपनी भूमिका का निर्माण करेगा। मित्रों, बातें तो बहुत करनी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और लोगों को भी हम सुने। बहुत विद्वतापूर्ण लोगों को यहाँ बुलाया गया है, उनके साथ अन्याय होगा। मैं कवि मित्र की कुछ पंक्तियाँ सुना के इस बात को समाप्त करूँगा। इसमें आज का पूरा संदर्भ आ जाता है कि कैसे मनुष्य धरती से जुड़ता है, अपने पर्यावरण से जुड़ता है, क्या भूमिका हो सकती है, तो उसको ये सब क्यों करना चाहिए। चंद पंक्तियाँ मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, आपने बहुत ध्यान से सुन रही, अच्छा लगा। आकाश में बाहें फैलाएं, धरती पर पैर जमाएं, आदमी का होना सिर्फ उसका होना नहीं, भीतर बाहर के हवा पानी आकाश और मिट्टी और ताप से वो बनता है, और वे भी जब नहीं रहेंगे बाहर हवा पानी आकाश, तब आदमी कहाँ होगा। पर्यावरण की रक्षा अपने होने की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा अपने होने की रक्षा है। लेकिन आप पर्यावरण में कुछ करते हैं, बहुत ज्यादा एहसान करने की जरूरत है। आप अपने बारे में कर रहे हैं, अपने भविष्य के लिए कर रहे हैं, ये भावना आपके मन में आनी चाहिए। और अगर आप यहाँ से जाने के बाद कुछ कर सकें, बहुत छोटे कदम, बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं। यदि आप पानी बचा रहे तो पर्यावरण बचा रहे, पेड़ बचा रहे तो पर्यावरण बचा रहे, कागज को बचा रहे तो पर्यावरण बचा रहे। 1 टन कागज बनने में 17 पेड़ कटते हैं। मैं तो हमेशा पेड़ को कागज पर देता हूँ। छोटे छोटे काम, बिजली बचा रहे तो पर्यावरण बचा रहे। बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं, बड़े काम के लिए तो राजनीति है, लेकिन आप छोटे छोटे काम करेंगे उससे बड़ा परिणाम आएगा समाज में। इतना ही कहना चाहता हूँ। और मैं राजेंद्र और तमाम लोगों को अनुग्रहित हूँ कि उन्होंने अवसर दिया आप सबके दर्शन करने का। और मित्रों, मैं समाजता हूँ कि बोलना यदि कला है तो सुनना उसकी बड़ी मुझसे बड़ी कला है। और इस माने में आप मुझसे बड़े कलाकार हैं, मैं आपकी कलाकारी ना बोलूँगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ के
कि जैसे पानी में बहता हुआ कोई तिनका अचानक शिवलिंग पर चढ़ गए तो कैसा इतराता है, मैं वैसा ही इतरा रहा हूँ। तो मुझे स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, आप सबको इसलिए नमन करता हूँ कि आप है समाज के वो सजग प्रहरी जो समाज के सरोकारों को, उनकी चिंताओं को दिशा भी देते हैं, दशा भी देते हैं, सशक्त भी करते हैं। और आपकी ताकत बड़ी जबरदस्त है, आप सबको नमन है। मुझे 4 लाइनें याद आती हैं और जो शायद आपकी पूरी बात को इसमें समेट देंगे कि आप जिसे चाहें, आप चाहें तो गुमनाम को नाम मिल जाए, आप चाहें तो गुमनाम को नाम मिल जाए, अनजान को पहचान मिल जाए। मुझे तो ऐसा लग रहा है यहाँ आकर जैसे सुदामा को कहीं घनश्याम मिल जाए, जैसे सुदामा को कहीं घनश्याम मिल जाए। तो जबरदस्त भूमिका है, सब क्या पत्रकारिता का भूमिका है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब मुझसे ज़्यादा गुणी ज्ञानी लोग हैं। लेकिन मुझे ये निश्चित रूप से पता है कि अगर समाज में कोई बड़े बदलाव आए हैं तो उसमें आप लोगों का जरूर हाथ रहा है। और ये जिस बात की चिंता की जा रही है, मुझे बड़ी खुशी हुई। राजेंद्र जी का बड़ा जबरदस्त आग्रह था, मैं कुछ निजी उलझनों की वजह से अटका हुआ था, लेकिन फिर भी वहाँ हाजिर हुआ। पर्यावरण की बात थी। गार्जियन अखबार ने 2019 में एक काम किया कि साहब हम 1/3 खबरें छापेंगे पर्यावरण से जुड़ी हुई, और उसके बाद 3000 आर्टिकल छापे और 10 करोड़ लोगों तक पहुंच बनाई। ये है आपकी ताकत। और ये 100 करोड़ लोग आपके लिए बहुत दूर से दूर नहीं हैं। क्या चिंताएं हैं? चिंताएं ये है कि मैं अभी पढ़ रहा था, कहीं बहुत सारे यहाँ श्लोक कहे गए, शेर और शायरी कही गई, तो मुझे भी मन में आया कि मैं कुछ बातों को कहूँ आपको कि मातृभूमि पुत्र अहम पृथ्व्यापी, कि एक धरती माँ है और हम सब उसके पुत्र हैं। और अगर हम सब अपनी माँ की चिंता करते हैं और जो सब लोग यहाँ बैठे सब उसकी संतानें चिंता करते हैं, तो धरती की भी वैसे ही चिंता करनी पड़ेगी, धरती की भी वैसे ही चिंता करनी पड़ेगी। और क्यों करनी पड़ेगी? मैं जिस जगह से आता हूँ, जिन लोगों को प्रेजेंट करता हूँ, जब भी प्रदूषण की बात आती है तो सबसे पहले मन में आता है कि शायद उद्योग वाले हैं। और निश्चित रूप से जायज बात है, इसलिए जायज बात है कि मैं कहता हूँ अपने सारे साथियों से कि सब बैलेंस शीट में ये तो लिखते हो कि रॉ मटेरियल इतना लग गया, पैसा इतना लग गया, ब्याज इतना लग गया, सैलरी इतनी लिखी। आज ही मैंने पढ़ा अहमद भाई का बड़ा लंबा चौड़ा आर्टिकल, ये तो नहीं लिखते कि धरती को कितना नुकसान पहुंचा, हवा को कितना नुकसान पहुंचा, कितनी धुआं छोड़ दी, उसकी क्या कीमत है, वो किसी बैलेंस शीट में आती नहीं। लेकिन निश्चित बात यह है कि हम उसके प्रति जागरूक हैं, हम उसी चीज़ों के प्रति जागरूक हैं और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों के प्रति जागरूक हैं। तो मीडिया की भूमिका जबरदस्त है। ज़्यादा लंबी बात नहीं, सिर्फ 2 बात मुझे याद आती है कि 10 कूप समवापी, 10 वापी सम सहरिद्र, 10 हरिद्र सम पुत्रो, 10 पुत्रो सम द्रुम। क्या कहना चाह रहे हैं? 10 बावड़ियों के बराबर, 10 कुओं के बराबर है एक बावड़ी, 10 बावड़ी के बराबर है एक तालाब, 10 तालाबों के बराबर है एक पुत्र, और 10 पुत्रों के बराबर है एक पेड़। जो कि राजेंद्र जैन जी ने कहा था कि 1000-1500 लोगों को जीवन देता है एक पेड़, तो सब 10 पुत्रों जितना काम करता है एक पेड़, तब वो बात बनती है। मुझे लगता है सिर्फ भाषण ना रह जाए। आज सुबह मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में था, बोले अग्रवाल साहब रोज एक पेड़ लगाते और जायज लगाते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ बैठे हुए सारे व्यक्ति अपने दिल पे हाथ रख के पूछो कि उन्होंने आखिरी दफा पेड़ कब लगाया था, और अगर लगाया था तो उसकी देखभाल कितनी करें। क्या हम बातों से सेवा ना करते? 1.5 लाख पेड़ आपने लगाए साहब, बड़ी खुशी की बात है। मुझे चिंता ये होती है कि लगते बहुत हैं, बचते कितने हैं? मैं मानता हूँ ना, मैं आपके काम मैं आपके काम को कम कर, मेरी अगर बात का ऐसा मतलब निकल रहा है, मेरा ऐसा कहीं मतलब नहीं है। ये बात उस समाज की है जिसके लिए हम चिंता कर रहे हैं। आपकी बात नहीं, आपके तो 1.5 लाख लगाए होंगे तो 1.5 लाख बचे होंगे, लेकिन अच्छा ठीक, फिर भी बहुत बच गए, तो मेरी चिंताओं का सरोकार यही है कि आइए सिर्फ बातों में ना रह जाएं, सब लोग संकल्प लेके आज जाएंगे और कल एक पेड़ लगाएंगे, तो समझिए आज के पर्यावरण दिवस की यहाँ सामागता हो गई। और 2 बातें कह के अपनी बात को विराम देता हूँ कि किसी दिन सड़क पर जब तू धूप नहीं पाएगा, इतनी गर्मी में जब पैदल चलेंगे सड़क पर, और याद आएगी किसी सड़क पर जब धूप नहीं पाएगा, तब वो आखिरी तक तेरे को बहुत याद आएगा, तब वो आखिरी तक बहुत याद आएगा। साथियों, हमारे इस कार्यक्रम में एक सब्जेक्ट है कि हमारी पृथ्वी और हमारा जीवन। विश्व पर्यावरण पे हम लोग बात इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपनी जिंदगी की पड़ी है, हमें उस प्राणवायु की पड़ी है जो पर्यावरण के कारण धीरे धीरे कम हो रही है। मनुष्य जाति को अपनी चिंता है कि अगर इस तरह से पर्यावरण प्रदूषित होगा तो जो 8 लाख वर्ष से इस धरती पे पड़ा हुआ मानव है
उसका अस्तित्व कहाँ जाएगा? संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसी उद्देश्य को लेकर विश्व पर्यावरण दिवस का गठन किया। सारे देशों में पर्यावरण को लेके विभाग बनाए गए, अदालतें बनाई गई, लेकिन पर्यावरण पे तमाम तरह की जो हमारी कोशिशें हैं वो हमारे लालच के सामने फेल होती जा रही है। हमने लगातार उद्योगों के साथ मनुष्य के जीवन से छेड़छाड़ की। हमने खेती में नए नए प्रयोग किए, पलारी जलाने से लेकर पता नहीं कितने तरह के। हमारे बीच ऑक्सीजन धीरे धीरे कम होने लगी। आज मैं देख रहा था कि बहुत से देश, बहुत से लोग विश्व पर्यावरण दिवस की शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया में नदियों का दोहन कम नहीं हो रहा है, भूमिगत जल का दोहन कम नहीं हो रहा है। अभी हम भोपाल के आजू बाजू हम देख ले, नर्मदा जी को लेके तो जितना अवैध उत्खनन नर्मदा जी में हो रहा है, जितना उसके आजू बाजू पेड़ को काटने का काम हो रहा है, अगर ये लालच खत्म नहीं होगा तो धीरे धीरे हमें बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। आज नासा और इसरो दूसरे ग्रहों में जीवन की तलाश कर रहे हैं, मंगल ग्रह में ढूंढने जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। ऑक्सीजन तो वहाँ होगी ना जहाँ मनुष्य होगा, जहाँ जीवन होगा, जहाँ पेड़ पौधे होंगे वहाँ पे ऑक्सीजन होगी, और जहाँ ऑक्सीजन होगी वहाँ जहाँ जल होगा, जहाँ जल होगा वहीं पे ऑक्सीजन होगी। क्योंकि जल कैसे बनता है? H2O2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। तो जहाँ जल होगा वहाँ पे जीवन होगा। तो हमने जल का भी दोहन खत्म कर दी, जल का भी अत्यधिक दोहन किया, जंगलों का भी अत्यधिक दोहन किया, और हमारे अंदर का लालच कम होता नहीं गया। अभी मैं देख रहा था कि पूरी दुनिया में पर्यावरण की बात करने वाले वेस्टर्न कंट्री के लोग अपने यूरोप का, वेस्टर्न कंट्री का जो कचरा है उसको एशिया महाद्वीप में डंप करने की बात कर रहे हैं। 2-3 साल पहले जर्मनी से लेकर कई देशों में उसका विरोध हुआ। कुछ कचरा वहाँ पे चाइना में डंप किया गया और बाकी कचरे को शायद वो लोग इंडिया में डंप करने की बात कर रहे हैं। भारत सरकार ने इसका विरोध किया। भारत सरकार ने कहा कि हमारा जो यूनियन कार्बाइड का कचरा है, जो अमेरिका ने हमारे यहाँ भोपाल में फैला कर रखा है, पहले उसको लेके जाओ, फिर उसको यहाँ से अपने यहाँ का कचरा हमारे यहाँ के समुद्र में डंप करो। अभी तक हम पर्यावरण पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, लेकिन इस बात की चिंता नहीं कि जो हमारा यूनियन कार्बाइड का जो कचरा है जो भोपाल में डंप है उसको कैसे नष्ट किया जाएगा, उसको कहाँ फेंक जाएगा, क्योंकि आप उसके आजू बाजू में जीवन रहता है। तो साथियों, एक बड़ी चुनौती है। अभी हमने पर्यावरण को लेके बात की। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव से अगर हम बात करते हैं तो लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। उसका चमत्कार भी हमने अभी देखा केदारनाथ में। इससे पहले जब ग्लेशियर पिघला और उसके बाद में जब जल प्रलय आया, उसके हजारों लोगों की वहाँ पे जाने गए। तो ये हमारा जो पर्यावरण असंतुलन का एक बड़ा दुष्परिणाम है जो हमने अपनी आंखों के सामने देखा। पर्यावरण असंतुलन का बड़ा दुनिया में जो प्रभाव है वो सबसे ज्यादा बाढ़ है। जंगल खत्म हो जाते हैं तो दुनिया के बहुत सारे देशों में भी देखो बाढ़ का बहुत ज्यादा आना है। पर्यावरण को अभी आपने देखा होगा कि अमेज़न के जंगलों में आग लगी हुई है। तो पूरी दुनिया के लोग पर्यावरण पे बात करते हैं। अभी हमने कोविड के समय देखा ऑक्सीजन की कमी। मैं खुद यहाँ पे नोबल हॉस्पिटल में 26 दिन एडमिट था। मुझे 180 kg ऑक्सीजन लगी थी। मेरे सामने 22 लोग खत्म हुए। तो उस दौर में मैंने देखा कि मनुष्य को ऑक्सीजन की क्या कीमत है, उसका जीवन कितना मुश्किल से यहाँ पे बचाया जाता है। लेकिन हम सिर्फ ऑक्सीजन की बात न करें, मनुष्य का जीवन जिन जिन चीज़ों से प्रभावित होता है। अभी हमारे अग्रवाल साहब चले गए। उद्योग धंधे, उद्योग से हम लोग किस तरह से प्रभावित होते हैं, किस तरह का इंडस्ट्री ने किस तरह से मानव जीवन को ख़त्म किया। दूसरा, अभी हमारा जितना हॉस्पिटल है, बड़े बड़े नर्सिंग होम जो लगे हैं, उनमें जो बायो वेस्ट होता है, जो कचरा निकलता है, उसको भी नष्ट करने की सरकार को एक अपनी पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि वो बायो वेस्ट भी गाँव के आजू बाजू कहीं भी डंप कर दिया जाता है, उससे भी बड़ा नुकसान होता है। तो दूसरा, भूमिगत जब जल है, भूमिगत जल के लिए सरकार ने ढेर सारी योजना बनाई कि वाटर हार्वेस्टिंग और ये, लेकिन उससे कुछ हो नहीं पा रहा है।
भूमिगत जल को बचाने की दिशा में भी सरकार ने कोई बड़े प्रयास नहीं किए। तो इस सब दिशा में भी सरकार को प्रयास करना चाहिए। और जैन साहब ने जो एक आयोजन किया विश्व पर्यावरण दिवस पे, हमारे बहुत सारे लोग हैं, उसमें बोलना भी है सारे लोगों को। लेकिन मेरा ये कहना है कि मध्य प्रदेश में अभी हमारा बक्सवा का जंगल है। पूरे देश में आवाज हो रहा है कि बक्सवा का जंगल बचाओ, बक्सवा का जंगल बचाओ। छत्तीसगढ़ में हसदेव का जंगल है, पूरे आदिवासी आंदोलन कर रहे हैं। तो एक तरफ हम विश्व पर्यावरण दिवस की बात कर रहे हैं और हमारे 2 प्रदेशों में बड़ी तादाद में जंगलों की कटाई की सरकार फैसले ले रहे हैं। तो इन उद्योगों के पीछे यदि हमारा पर्यावरण नष्ट हो रहा है, हमारा जंगल नष्ट हो रहा है, हमारी जमीनें खत्म हो रही है, तो इस दिशा में भी हमको मिलकर सबको प्रयास करना चाहिए। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा जी अग्रवाल साहब ने उनके ऊपर बड़ा प्रकार डाला। चिपको आंदोलन की तरह एक आंदोलन करने की जरूरत है बक्सवा में और हसदेव में, छत्तीसगढ़ में हो, यहाँ पे मध्य प्रदेश में। लेकिन सरकारें जो है विश्व पर्यावरण पे सिर्फ बात करती है, लेकिन जब आप आंदोलन करने जाओगे कि हमें पर्यावरण बचाना है, बॉम्बे में आपने देखा एक बस्ती को बचाने का काम चल रहा था, वहाँ बॉम्बे में बहुत सारे लोगों ने आंदोलन किया। एनजीटी ने स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः उस पर बात करना चाहिए, लेकिन एनजीटी ने कोई बात नहीं की। और मध्य प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक जो एनजीटी है पर्यावरण को बचाने वाली संस्था, उसका भी कोई बड़ा रोल नहीं है। तो मेरा कहना है एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए आज इस संस्था नेशनल मीडिया फाउंडेशन में कि पर्यावरण को बचाने के लिए खासतौर पर मध्य प्रदेश में एक विशेष अभियान सरकार बनाए और हम सब मिलकर उसमें भागीदारी करें और जो बढ़िया से बढ़िया हो सकता है वो हम पर्यावरण को बचाने की दिशा में प्रयास करें। आप सभी को मेरा अभिवादन। जय हिंद। विश्व पर्यावरण दिवस पर ये कार्यक्रम यहाँ पर है और निश्चित तौर पर इसकी शुभकामनाएं तो दूंगा मैं आपको। और समृता जी ने बड़े विस्तृत से सब बातें यहाँ पे रखी है कि बात तो होती है पर्यावरण सुरक्षा की, बचाने की, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। अभी कुछ दिन पहले एक समाचार छपा था कि मध्य प्रदेश में 2 करोड़ पेड़ लगाए गए, 6 करोड़ अभी नहीं, और पता लगा कि 40% जंगल कम हो गया। एक कुछ अधिकारी कर्मचारी मेरे पास आए कुछ दिन पहले कि सब वो आग लग गई है अब्दुल्लागंज, यहाँ से थोड़ा आगे जाते हैं जंगल में। तो एक पत्रकार बेचारा गया वहाँ पे उसको करने के लिए, कवरेज करने के लिए, पता लगा उसके खिलाफ भी केस लग गया, किसी ने आग लगवाई। तो ये फिर मैं एक समृता जी पीएससी का भी चेयरमैन हूँ, तो हमने एसीएस वगैरह से पूछा मीटिंग में कि आग लगती है तो कुछ उसका वो होता है, किसी भी एक्शन वगैरह होता है कि नहीं होता है, आग लग कैसे जाती है, और आग बुझाने के शासन है, आप शासन के पास साधन है कि नहीं है? बोले नहीं, वो आसपास के लोग ही बुझा देते हैं, कोई साधन नहीं है। आग लग गई तो लग गई, जो जल जाए, जो बच जाए वो बच जाए। ये ऋषि मुनि, ये देश, ये भारत, इसकी संस्कृति जब हम पढ़ते हैं तो ये बात आती है कि पीपल का पेड़ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ये हमारे ऋषि मुनि और पूर्वज कितने समझदार थे। उन्होंने कहा भाई इसमें 33 करोड़ देवता हैं, इसमें हाथ मत लगा देना, नहीं तो सीधे नरक जाओगे। तो कोई हाथ नहीं लगा। पिछली बार जब मैं पहले विधायक था समृति जी, तो एक 5 नंबर पे एक हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी थी, तो उसमें दीवार के अंदर 2nd फ्लोर पे गुरुजी वो आ गए, पीपल के पेड़ उग गए। तो लोगों ने बुलाया साहब ये पीपल का पेड़ उग रहा है, ये बड़ा होता गया, तो हमारे मकान टूट जाएंगे, बिल्डिंग गिर जाएगी। वो इंजीनियर्स को लेके गया, बड़े ठाठ से और दादागिरी से कहा, मिस्टर इंजीनियर ये पेड़ यहाँ से 1 हफ्ते में कट जाना चाहिए। बोला यस सर, वो कट जाएंगे। 1 महीने बाद फिर रहवासियों का फोन आया कि साहब आइए देख लीजिए पेड़ नहीं कटे। इंजीनियर को बुलाया ऑन द स्पॉट, बोले सर ये पीपल का पेड़ है, कोई काटने को तैयार नहीं। बोले इसमें 33 करोड़ देवता है, जोखिम मोल लेंगे, वो नहीं काट सकते। तो ये भावना बढ़ती, ये है पर्यावरण को सुरक्षा देने की। नीम का पेड़ और बरगद, इन पेड़ों की जो पूजा होती है, हमारी बहनें पूजा करती है। अभी
4-5 दिन पहले ही जिस पेड़ के आसपास महिलाओं की भीड़ लगी, पूजा हो रही, तो कोई काटेगा क्या? ये हमारी संस्कृति रही है। जब हम लोग पार्षद थे बहुत पहले, तो हमने एक बनाया था मध्य प्रदेश पार्षद पर्यावरण मंच, लोगों को जागरूक करें। और मध्य प्रदेश में पर्यावरण विभाग 1980 में जब अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब बना। आज निश्चित तौर पर इस पर चर्चा हो रही है। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जल पानी को शुद्ध रखने के लिए पहले हुआ करते थे तांबे के सिक्का, नर्मदा जी निकले सिक्का डाल दिया, छेद वाले सिक्का इसलिए डालते थे कि ये जल शुद्ध रहे इसका। अब तो नर्मदा जी में ये है कि वो मशीन चलती है उसकी बड़ी बड़ी रेत निकालने के लिए, रेत निकालो और मजे करो, ये स्थिति हो गई है। जिसमें हम नर्मदा जी में सिक्का डालते थे तांबे का, जिससे पानी शुद्ध रहे। अब भोपाल जैसी जगह जो मध्य प्रदेश की राजधानी है, 4 सोर्सेज हैं, नर्मदा जी, कोलार, केरवा और बड़ा तालाब, पर फिर भी 20 दिन तक पानी आया नहीं है। और अगला ये कहा जा रहा है कि अगला विश्व युद्ध जो है वो पानी के लिए होगा। और ये गंगा जल और नर्मदा जल ये बॉटल में रखे रहेंगे, पूजा करो। बोले ये भी हुआ करता था कभी। इस तरह से नदियाँ सूख रही हैं और उसके आसपास के जंगल खत्म होते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़े बड़े जंगल थे, सवित्री जी ने कहा छत्तीसगढ़ में, लेकिन जंगल कटते जा रहे हैं। इसका आब हवा पे, पर्यावरण पे, सब पे फर्क पड़ेगा। निश्चित तौर पर आपने ये कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की है, इस पर चर्चा होगी। यहाँ के जो भी पारित हो प्रस्ताव सरकार तक भी जाना चाहिए। सरकार भी रोज एक पेड़ तो लगा ही रही है, तो उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लोग लेते होंगे प्रेरणा, संख्या तो बढ़ेगी। पर ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको आसानी से या केवल चर्चा करके ख़त्म नहीं हो सकता। ये बिश्नोई समाज ने एक बार, जो राजस्थान में होता था बिश्नोई समाज, पेड़ काटने पे महिलाएं और पुरुष चिपक जाते थे, जिसको कहा जाता था चिपको आंदोलन। तो ये परिपाटी इस देश में रही है। इस तरह की स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। मेरे क्षेत्र में स्मार्ट सिटी बन रही है, लाखों पेड़ काट दिए गए वहाँ पर और कहा गया कि ये पेड़ हम दूसरे लगाएंगे, आज तक एक नहीं लगा। और पूरी मरुस्थल भूमि वो बन गई है, लोगों को उजाड़ दिया, गरीबों को, दुकानों को, सरकारी मकानों को। मैं समझता हूँ कि इस तरह से पर्यावरण बचना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो गंभीरता से यहाँ पर जो बातें होंगी वो सरकार तक और बाकी जो एजेंसी है उस पर जाना चाहिए, जिस पे विचार हो सके, जिस पे अमल किया जा सके। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहूँगा नेशनल मीडिया फाउंडेशन को, जिन्होंने एक गंभीर विषय पे गंभीर चर्चा रखी है। बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएँ। त्रियोलिंगम नमस्तुते नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मा दयारूपेणि संस्थिताम् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नेशनल मीडिया फाउंडेशन के इस बहुउद्देशीय कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सम्मानित मंच और इस हाउस में बैठे समस्त पत्रकार बंधु, मातृशक्ति, पर्यावरण के विषय में अभी आपने बहुत कुछ सुना है और मैं भी आपको मेरे दादा गुरुजी की एक छोटी सी बात सुनाऊंगा। मेरे दादा गुरुजी का नाम पीर मिश्री नाथ जी था और अभी आपको सुनाया था हमारे क्या नाम, किशोर जी ने, कि मैं नाथ संप्रदाय से दीक्षित हूँ। हमारे नाथ संप्रदाय में 12 पंथ होते हैं और उस 12 पंथ में से मैं भरतरी वैराग्य पंथ का साधु हूँ।
तो हमारे दादा गुरु जी कहा करते थे, वर्मा जी, कि 100 साल बड़े जन और 100 साल बड़े बड़े वन। जब 100 साल हो जाते हैं तो जंगल बढ़ने लगता है, और जब 100 साल दूसरे बढ़ते हैं तो उसमें जन बढ़ने लगता है। जनता जनार्दन इतनी हो गई है कि उसने हमारे संपूर्ण जंगल को, पर्यावरण को नष्ट कर दिया, और हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि जब हम रोड पर चलते हैं तो स्वप्न में भी ड्राइवरों को 4 लेन दिखता है, और 4 लेन की वजह से देखिए आप, इस देश में सुख तो मिला है लोगों को, गाड़ियां दौड़ रही हैं, लेकिन छांव कभी नहीं मिल रही। नहीं तो पहले ऐसा रहता था कि गाड़ियां छांव में खड़ी हो जाती थी, लोग खड़े होकर के, और वैसे भी पहले तो सब लोग पेड़ों की छांव के नीचे ही बैठा करते थे। और हमारे यहाँ तो ऐसा बताते हैं कि नीम में नारायण निवास करते हैं। नीम के पेड़ के नीचे अगर कोई निरंतर सोता है या बैठता है तो उसको विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है, और वो गलती से अगर इमली के नीचे बैठ जाए तो उसके बदन में अकड़न आने लग जाती थी। ऐसे हमारे यहाँ पेड़ों की एक बड़ी विशेष व्यवस्था थी। और इस पर्यावरण दिवस पर आपको ये सब लोगों को जानना चाहिए कि अभी पीपल के पेड़ की बात हो रही थी, हमारे पीसी शर्मा जी बता रहे थे। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में ये बोलते हैं कि पर्वतों में मैं सुमेरु हूं, नदियों में मैं गंगा हूं, और वृक्षों में मैं पीपल हूं। आम जनता में 100 में से लगभग 80 लोग ये सोचते हैं कि पीपल का पेड़ घर के आगे नहीं होना चाहिए, उसमें भूत निवास करता है, और पीपल का पेड़ कटवा देते हैं। जबकि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। और आपको एक बात बताना चाहूंगा कि यहाँ 2 पेड़ों की बड़ी विशेष महत्वता है। एक तो पीपल में देवता निवास करते हैं, सब लोग उसमें जल अर्पण करते हैं। बरगद में हम संतों का वास मानते हैं क्योंकि उसमें जटाएं निकलती रहती हैं और वो सिद्ध होता है। जिस आश्रम में या जिस क्षेत्र में बढ़ रहता है वहां की सारी व्यवस्थाएं बढ़ती रहती, कभी घटती नहीं है। और दूसरा एक बात बताऊं, मातृशक्ति यहाँ बैठी है कि जो तुलसी का जो पौधा होता है, इस पृथ्वी से स्वर्गलोक में अगर कोई रोज जाता आता है तो तुलसी रोज जाती है। अगर किसी को भगवान के घर कोई सूचना भेजनी है तो तुलसी से जाकर के बोल दे, तो तुलसी रोज डेली भगवान विष्णु के पास पहुंचती है। हमने यह संतों से सुना है, मैं भी संत जीवन जीता हूं, लेकिन जब हम महापुरुषों के पास बैठते हैं तो कुछ ऐसी चर्चाएं आती जो किताबों में लिखी भी नहीं होती। और किताबों में लिखी भी ज्ञान क्या, जैसे वो 100 पन्ने का ज्ञान है तो 100 पन्ने से 101 नहीं होता है। इसलिए संतों की जो बातें होती है कि जो मातृशक्ति तुलसी को जल अर्पण करती है तो उसके वो कान में या उसके पास निकट जाकर के अपना दुख सुख या अपनी जो जरूरी चर्चा है वो उसको बोल दे, तो पक्की बात है कि सूर्य अस्त होने के बाद तुलसी जो है विष्णु जी के निकट पहुंच जाती है और अपनी बात को विष्णु जी को वो बोल सकती है। रहा सवाल हमारे इस देश के मीडिया कर्मियों का, हमारे इस देश में जितने भी मीडिया कर्मी हैं और उसमें विशेष रूप से ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन और उसके मुख्य राजेंद्र जी जैन निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि समाज और राष्ट्र का कौन सी मुख्य समस्या है उस पर हमारा केंद्र बिंदु होना चाहिए, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। और वो केवल ध्यान नहीं, वो मनसा वाचा और कर्मणा में आकर के उस पर क्रिया भी होती रहती। मैं समझता हूं कि ये महीने भर में दूसरा आयोजन है, क्यों जी नरेंद्र जी? अभी हमने 1 तारीख को दसपुर
जो पशुपतिनाथ जी की पवित्र नगरी है मंदसौर, शिवना नदी के किनारे एक बड़ा आयोजन हुआ और बड़ी बढ़िया बात रही कि उसमें शासन के, मैं समझता हूं कि चारों स्तंभ वहां थे। ऐसा लग रहा था कि वहां पत्रकार भी थे, तो प्रशासनिक भी थे, तो राजनीतिक भी थे, सामाजिक भी थे, सब लोग थे। और उस विषय पर भी हमारा चिंतन रहा सभी पत्रकार बंधुओं का, और ये चिंतन निरंतर चिंतनशील बना रहना चाहिए और उस पर क्रियाएं होती रहना चाहिए। आज का इस देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि मनुष्य अपने लिए जी रहा है और जीना भला उसका जो औरों के लिए जिए, लेकिन आज की विषम परिस्थिति में संत भी अपने लिए जीने लग गया। उसको आश्रम की चिंता है, उसको अपने शिष्यों की चिंता है, उसको अपने जजमानों की चिंता है, उसको पराई चिंता नहीं है। तो जीना भला उसका जो औरों के लिए जिए और मरना भला उसका जो अपने लिए जिए, और जीता है वही जो मर चुका देश धर्म और समस्त समाज और पर्यावरण के लिए, समस्त जीवों के लिए। तो वो निरंतर जीवित रहता है, और जो अपने लिए जीता वो तो जीता ही है। वो 100 वर्ष की जिंदगी बहुत होती है, और उसमें भी ये स्थिति है कि लोग कहते हैं कि मेरे दादा जो थे वो 100 वर्ष जिए, लेकिन दादा ने किया क्या? तो क्वांटिटी ऑफ लाइफ तो वो बोल रहा है, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है। उसकी 100 वर्ष जिंदगी जी है बस उसने, तो उसकी कोई भी क्वालिटी नहीं रही। इसलिए आज की इस भारत की विषम परिस्थितियों में जहां निरंतर समस्या ही समस्या है, कभी जाति की समस्या है, तो कभी पर्यावरण की समस्या है, तो कभी विभिन्न प्रकार के रोग हमारे यहाँ आने लग गए। ये जो कोरोना आया था, ये कोरोना क्या था? ये सब हमारी गलतियों की वजह से आया था, और नहीं तो ये राष्ट्र ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, संतों का राष्ट्र है, देवी देवताओं का राष्ट्र है। यहाँ तो किसी भी प्रकार की अकाल मृत्यु को भी भगवान महाकाल जो है ग्रास कर लेते हैं। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। मतलब इस मंत्र का जाप करने से अगर अकाल मृत्यु को भी कोई प्राप्त होता है तो उसको भी महाकाल जो है बचा लेते हैं। लेकिन यह है कि हमारे इस देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि हमारी माताएं बच्चों को जन्म देती है, और जन्म जब बच्चा ना ले उसके पहले वो माता दुर्भाग्यवश ये सोचती है कि मेरा बच्चे का जन्म हो तो वो इंग्लिश मीडियम में जाना चाहिए। वो गुरुकुल की तो भूल ही जाती, गुरुकुल में वो खुद भी नहीं गई, तो वो सोचती है कि मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जाए और वो बहुत अच्छा सा कुछ ऐसा अधिकारी बन जाए, राजनेता बन जाए। ये सब उसके दिमाग में निरंतर चित्रण आते रहते हैं। और आजकल की माताएं तो ऐसे चित्र लगा लेती हैं घरों में कि चित्र देख करके उस गर्भवती महिला को ये प्रतीत होता है जैसे वो चित्र देखती है वैसे ही उस बच्चे पर असर पड़ता है। ऐसे हमारे ऋषि मुनि बोलते थे। तो पुराने समय की जो मातृ शक्ति थी, वो जब गर्भवती होती थी तो गीता का पाठ करती थी, रामायण का पाठ करती थी, सूर्य उदय होने के पहले वो उठती थी, स्नान करती थी, सूर्य को जल चढ़ाती थी, पीपल को जल चढ़ाती थी, बरगद को जल चढ़ाती थी, तुलसी को जल चढ़ाती थी, फिर अपने गुरु महाराज के मंत्र का जाप करती थी और निरंतर वो अच्छे आचरणों को लाती थी। तब जाकर के उसके जो कोख में जो बच्चा है उसका आचरण बहुत अच्छा होता था, क्योंकि माँ का आचरण जिस प्रकार से होगा, जैसा खाएंगे अन्न ऐसा होगा मन, तो जैसा सोचेंगे हम बस उसी प्रकार से उस बच्चे का चित्रण हो जाएगा। तो इस देश में मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि इस देश में पाश्चात्य सभ्यता जब से आई है तो हमको किसी बात की चिंता ही नहीं रही। और नहीं तो ये पाश्चात्य सभ्यता जब नहीं थी, जब आध्यात्मिक सभ्यता थी, तो हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको रिसर्च करके जो ज्ञान दिया था, ध्यान दिया था, भक्ति मार्ग दिया था, श्रद्धा भाव भक्ति से जो हम इस देश को चलाते थे, वो तो हम सब भूल गए। इसलिए आज राजेंद्र जी जैन जैसे चिंतनशील पुरुष को ये सोचना पड़ा कि हमको देश के लिए भी तो जीना है, कि केवल हमको अपने अखबार के लिए जीना, अपनी पत्रिका के लिए जीना है, या अपने चैनल के लिए जीना है, या मुझे अपने आश्रम के लिए जीना है। हमको इस देश में निरंतर चराचर जगत के लिए जीना है। चाहे भले हम भगवान के भाई नहीं हो सकते, लेकिन भगवान के तो अंश तो है भाई। एक परमात्मा होता है और एक जीवात्मा होती है, और उन सब में एक महात्मा होते हैं। तो हम आपको
ये मार्गदर्शन दे रहे हैं कि हमारा सबका कंसेप्ट जो है कनेक्शन परमात्मा से है। हम कर नहीं सकते तो सोच तो सकते हैं, और सोचना ही सबसे बड़ी बात है कि हम सारे संसार के लोगों के लिए सोचते हैं। तो मैं राजेंद्र जी जैन को, इनके गुरु महाराज जो हैं, उनको धन्यवाद देता हूँ, इनकी माता जी को धन्यवाद देता हूँ, इनके पिता को धन्यवाद देता हूँ कि ये ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि पत्रकारों में भी ये निरंतर कुछ ना कुछ उनके मस्तिष्क में रखते रहते हैं, और मुझे भी कभी कभी नहीं निरंतर याद करते हैं। और मेरा मन रहता है कि राजेंद्र जी जैन ने याद किया है तो चाहे मैं कहीं भी रहूं देश में, लेकिन प्रयास करता हूं। आज भी मैं डूंगरपुर राजस्थान से आ रहा हूं, गुजरात की बॉर्डर से, और मैंने वचन दिया था कि जैन साहब आता हूं मैं, तो मैं विभोर आ गया। आपकी दम पे होला गुरुजी नहीं, दम तो सबका है, प्रभु की इच्छा से हो रहा। तो मैं जब विभोर आने लगा तो मैंने जैन साहब से बात करी कि मैं तो 4 बजे ही पहुंच रहा हूँ। बोले आप तो आओ। इन्होंने कहा था कि आपकी वजह से हम 5 बजे शुरू करेंगे कार्यक्रम। तो प्रभु की इच्छा है कि हम एक दूसरे के साथ में मिल करके, मैं हमेशा निरंतर कहता हूँ कि जो संवाद करने वाला जो भक्त है वो अपने आप को छोटा ना समझे। संवाद भगवान कृष्ण ने किया था, वेदों की रचना वेद व्यास जी ने की थी, उन्होंने संवाद किया जो पूरे दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। आप वाल्मीकि जी ने संवाद किया था, रामायण पूरी दुनिया में मर्यादा का सूत्र दे रहा है। तो हमारा एक छोटा सा अखबार जो है जिसमें हम अपन संपादक की लिखते हैं या अपना विचार लिखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं किसी के मस्तिष्क में जाकर के वो ऊर्जा का काम कर रहा है, वो जागृत कर रहा है, वो चैतन्य कर रहा है। इसलिए आज के इस पर्यावरण दिवस पर मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा। आज सुबह हमने भी कुछ पेड़ पौधे लगवाए हैं लोगों से, और 50 लोग वहां थे, तो हमने 50 से संकल्प कराया कि आज पर्यावरण दिवस है, तुम अपने घरों पर खेतों में जाकर के पौधे लगाओ और इस धरती को भी बचाने की कोशिश करो। पर्यावरण से हमको ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, और कुछ ऐसे पौधे लगाए जाएं जिसमें देवी देवताओं का वास होता, तो उनकी वजह से हमारे यहाँ एक जो है लक्ष्मी कांता होती है, और लक्ष्मी कांता की ऐसी स्थिति के साथ उसको अपने घर के आगे लगा दो तो भूत प्रेत बाधा और जितनी भी अला बला है वो सब उससे मुक्त हो जाती है, और वो सब वोट लेता है। तो विष्णु कांता, पारिजात, ये सब जो है शिव कटाक्ष, ये भगवान के नाम के पौधे हैं, और इनके बहुत सारे ऐसे गुण हैं कि जिससे हमारी जो है पर्यावरण की सुरक्षा भी होगी और हमारे जीवन की भी सुरक्षा होगी। इसलिए नदियों की रक्षा होना चाहिए, कुएं और बावड़ियों की रक्षा होना चाहिए, पर्वतों की रक्षा होना चाहिए, और कुल मिलाकर के इस देश को पर्यावरण की बहुत जरूरी आवश्यकता है। अभी हमने देखा कि ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, तो ऐसे समय में बड़े बड़े अरबपति खरबपति जिनके पास नोटों की कोई कमी नहीं है, वो लोग भी ऑक्सीजन के लिए परेशान होते रहे। तो ऐसा हमको एक भगवान ने शीशा दिखा दिया अभी तो कोरोना में, तो शीशे से भी हम नहीं डर पा रहे हैं और हम पर्यावरण को नहीं बचा पा रहे हैं। इसलिए आज की इस महती सभा में जहाँ पत्रकार बंधु बैठे हैं, जहाँ चिंतनशील लेखक और कवि बैठे हैं, उन सब लोगों ने चिंतन करके, रिसर्च करके और समाज के लोगों को रोज नित्य प्रति वो सुबह कुछ देते हैं। हमारे महापुरुषों ने तो महीनों का, सालों का, युगों का दे दिया, लेकिन आज के जो पत्रकार है उन्हीं के वंशज वो नित्य नई सूचना देते हैं। सुबह जब उठता है तो आदमी अखबार पढ़ करके और सारे शहर की जानकारी ले लेता है। तो उन समस्त पत्रकार बंधुओं के लिए मैं आशीर्वाद देता हूँ, और परम पिता परमात्मा से, भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि आप निर्भय होकर के और अपनी लेखनी को, जब तक संत की वाणी और पत्रकार की कलम स्वतंत्र और निर्भय नहीं होगी, तो इस देश में जितने भी लोग अग्रणी पंक्ति और अंतिम पंक्ति में जो खड़े हैं वो लोग चेतन नहीं हो पाएंगे। इसलिए हमको और आपको चेतन करना पड़ेगा। मैं भी अपनी वाणी से संतों को कहता हूँ कि संत जो होता है वो निर्भय होता है, वो किसी से डरता नहीं, दबता नहीं, झुकता नहीं और रुकता नहीं। इसीलिए पत्रकार से भी ये कहता हूँ कि डरो मत, दबो मत, झुको मत और रुको मत, और अपनी लेखनी से निरंतर जो है स्वतंत्र रूप से इस देश का चित्रण करने की कोशिश करें। चाहे जितनी भी खबर लिख दें, लेकिन 4 लाइन या पत्रकार लिखते हैं, शायद आपको सब लोगों को जानकारी कि हम एक संपादक की लिखते हैं, तो संपादक में हम कम से कम इस नगर वासियों को, तहसील वासियों को, ग्राम वासियों को एक अच्छी सी सूचना देने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूं, और परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि ये जो ऑल इंडिया मीडिया फाउंडेशन है, निरंतर दिन दूनी रात चौगनी होकर के देश के समस्त पत्रकारों को जोड़े। और आजकल के जो युवा पत्रकार हैं उनको तो पता ही नहीं कि पत्रकारिता होती क्या है,
तो बहुत जो भारी भरकम पत्रकार है, जो पूर्ण पत्रकार है, हमारे जो रतलाम से आए हैं, ये सब भरे पूरे पत्रकार हैं। और जितने भी जो वृद्ध पुरुष हैं वो सब भरे पूरे पत्रकार हैं, और जो खाली है वो झलकते रहते हैं। तो निरंतर भरे पूरे पत्रकार से मैं आशा करता हूं कि जो अभी शर्मा जी बोल गए हैं कि हम एक ऐसी कार्यशाला भी चलाएं कि हम मंच पर से, जो हम मंच पर बैठे हैं वो हम सामने बैठेंगे और एक एक पत्रकार आकर के माइक पर अपनी बात सुनाए कि वो चाहता क्या, लिखना क्या चाहता है, बोलना क्या चाहता है, और वो उसके मन में क्या भाव है, पत्रकार किस लिए बना है तो वो नगर को, देश को और समाज को क्या देना चाहता है, उस पत्रकार की भावना भी हम एक कार्यशाला रखें। चाहे वो भले अपने यहाँ उज्जैन में श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम पर 3 दिन तक रखें, खाने और ठहरने की व्यवस्था सब भगवान महाकाल की कृपा से होगी, तो वो कार्यशाला रखें और पत्रकार से अपन बात करें कि भाई आपका मन क्या है, आपकी लेखनी क्या कहना चाहती है, आपका मस्तिष्क जो है वो इस देश के लिए क्या सोचना चाहता है। इन्हीं भावनाओं के साथ पुनः पुनः आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना करता हूं, और इस पर्यावरण दिवस पर आप लोगों से अनुरोध है कि पौधों की रक्षा और पौधे लगाने का प्रयास करें। जरूरी नहीं कि बारिश में पौधे लगे या पर्यावरण दिवस पर पौधा लगे, लेकिन हम जैसे मोमबत्ती जला करके अपने जन्म उत्सव को करते हैं और मोमबत्ती बुझा देते हैं, तो उस दिन एक पौधा लगा करके, एक पौधा अपनी तरफ से लगा, एक पौधा अपनी माता पिता की तरफ से लगा, और ये कहें कि हम जन्मदिन पर हमने एक पौधा लगाया है। तो कम से कम हम सब लोग एक पौधा लगाने की प्रेरणा दें, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब लोग प्रेरणादायक हैं, तभी तो यहाँ आए हैं। तो हम सब लोग मिलकर के प्रेरणा देंगे, तभी ये पर्यावरण दिवस बच पाएगा। क्योंकि इस देश में पर्यावरण बचाने के लिए मैं समझता हूँ कागज पत्तल बीनने वाले लोग वो भी पर्यावरण को समझते हैं। इस देश में जो सफाई करने वाले लोग हैं वो भी सुबह उठ करके सफाई करते हैं, तो वो भी इस देश में पर्यावरण के लिए कुछ सोच रहे होंगे, या अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने पेट के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनका लक्ष्य तो वही है। इसलिए आप और हम सब लोग किसी भी प्रकार का अगर प्रदूषण इस देश में आ रहा है तो उसको हम प्रदूषण ही माने, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो। तो समस्त प्रकार के प्रदूषणों से मुक्त यह देश हो, ये पृथ्वी हो, और ऋषि मुनियों की परंपरा, ऋषि मुनियों का संकल्प पुनर्जीवित होकर के इस देश में खूब अच्छे से सुख शांति और समृद्धि बने, ऐसी मेरी भावना है। ओम शांति शांति।